इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपकी 11th क्लास फिजिक्स की है वो पढ़ाई जाएगी, ये है वेक्टर, है ना। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके सारे कंसेप्ट और सारे डेरिवेशन, सारे एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। तो वेक्टर क्या होते हैं, क्या होते हैं वेक्टर? वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, तब वे जो है हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क और बहुत सारे हैं। यानी कि केवल मैग्नीट्यूड से, नंबर और यूनिट से काम नहीं चलता। ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं कहूं कि आप एक चेयर है, मैं कहूं कि उस चेयर को आप कहीं लेके जाओ, फोर्स लगाओ, उस चेयर पे क्या लगाओ? फोर्स। मतलब मैं कह रहा साइड कर लो चेयर, तो आप फोर्स लगाओगे, तो किस साइड लगाओगे, किस डायरेक्शन में लगाओगे, क्या वो नहीं पूछोगे? आप पूछोगे ना ये चेयर किधर की तरफ फोर्स लगाना है, मतलब मैं इसको इधर लेके जाऊं, उधर लेके जाऊं, किधर, है ना। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, कि फोर्स में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। बिना रिक्वायरमेंट के फोर्स का कोई भी महत्व नहीं होगा। इसे ऐसा समझो जैसे धरती धकेलना, है ना, कि भाई बिना ऐसे ही बस आप वर्क करते जा रहे हो, है ना, फोर्स लगा रहे हो कहीं, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के बगैर, बिना डायरेक्शन के बस ऐसी फोर्स लगा रहे हो, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। इसी तरह वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें क्या है? टॉर्क है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। तो इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स इसके यही है कि इसमें मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होगी और डायरेक्शन भी। दे डू नॉट ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा। आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं होता। इसके रूल्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसमें डायरेक्शन है तो रूल भी अलग होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हो और मैं उसमें 2 और 2 ऐड करूं तो 4 ही होंगे, लेकिन वेक्टर में 2 और 2 ऐड करोगे तो 4 भी हो सकते हैं, 0 भी, और 3 भी, 2 भी, 1 भी, 2.5, कुछ भी। लेकिन 2 और 2 ऐड करोगे तो 4 से ज्यादा नहीं होगा, 0 और 4 के बीच में ही रहेगा ना। 4 होगा, 4 से कम होगा, 0 होगा, ऐसे बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो या जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा, लेकिन वेक्टर में आप 3 से 3 को, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, दोनों का वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि जो दो वेक्टर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन क्या है, यानी कि उनके बीच में एंगल कितना है। जबकि स्केलर्स क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता, वहां पे नॉर्मल जो एलजेब्रा के लॉज होते हैं वही लगते हैं। एलजेब्रा के लॉज मतलब क्या है? एलजेब्रा के लॉ ये है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, लेकिन ये वेक्टर में कामयाब नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होंगे वो हम पढ़ेंगे आगे चलिए। दीज चेंज इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज। कह रहा है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी वो चेंज होगी, डायरेक्शन बस चेंज कर दोगे तो भी वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हमने पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 9th क्लास में पढ़ा होगा, आगे ही पढ़ोगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? पूरे मोशन के दौरान स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो हर पॉइंट पे क्या है? वो डिफरेंट है। वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों चेंज हुई? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं किया, और केवल क्या चेंज हुई? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हुई, दैट मींस वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी में चेंज आया तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। सेम मैग्नीट्यूड की चीजें हैं, डायरेक्शन में चेंज आया तो वो चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एग्जांपल हो गया। तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड से भी हो जाएगी, दोनों चेंज करोगे तब भी। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस्ड लेटर और लेटर्स हैविंग एरो ओवर देम। ये एक कोई लेटर होगा, सपोज ए कोई एक वेक्टर है, तो आप इसके ऊपर क्या लगाओगे? इस तरह का एरो।
और इस एरो से हमें पता चलेगा कि जो हमारा ए एक क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर है। नॉर्मली अब इस वेक्टर को इस तरीके से शो करोगे। अगर इसी तरह का हूं बी एक वेक्टर है तो कैसे बताओगे, बी और ये निशान वेक्टर, इसे पढ़ेंगे बी वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर का, अब इस वेक्टर के पास, बी वेक्टर के पास, ए वेक्टर के पास क्या है, दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सपोज मुझे केवल लिखना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जैसे ये होता है हमारा ए वेक्टर, और अगर मुझे केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ मोड का निशान लगा दूं, इस तरह मॉडुलस। तो ये मोड, मैं अगर इसको बंद कर दूं ए वेक्टर को, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जबकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं। एक सबसे पहला है यूनिट वेक्टर। अब नाम से पता चलेगा कि सारे वेक्टर के जितने टाइप है, ज्यादातर का पता आपको उसके नाम से ही चल जाएगा। तो इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसमें डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड 1 और क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, वैसे को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर है। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली। ये केवल क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए कैप। अब इसके ऊपर एक कैप लगा दो, इस तरह की, इस तरह का एक साइन उसके ऊपर लगाएंगे तो हम उसे क्या कह सकते हैं, फिर यूनिट वेक्टर। अब चलो बात समझते हैं ध्यान से। ये हमारा है ए वेक्टर, जिसका मतलब है कि इसके पास है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों लिख दिए। अच्छा, ये अगर मैं इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखूं तो ऐसा मोड लगाता हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो देखो एक बार। तो सपोज मेरे पास ये वेक्टर है ए, और ए वेक्टर की वैल्यू हमारी है 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा, अब मैंने लिखा ये चीज कि ए वेक्टर हमारा ये है। अब समझ नहीं आया, हमें नहीं पता क्या है आई कैप क्या है, जी कैप क्या है, नहीं पता। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन। अब देखो वेक्टर में मैंने क्या बताया, वेक्टर में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारा पॉइंट जो ए है, अब कोई पॉइंट जो ना कहाँ है, कोई कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसकी लोकेशन करने के लिए, पता करने के लिए कोऑर्डिनेट तो बनाओगे। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इस एक्स, ये हो गया तुम्हारा एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। तो एक्स की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसे हम दिखाते हैं आई कैप से। ये सिंबल है इसका आई कैप। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी के पीछे लगाता हूं आई कैप, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर क्वांटिटी और वेक्टर किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है। तो नेगेटिव एक्स की तरफ क्या होगा, माइनस आई कैप, वाई की तरफ क्या होगा, जे कैप, और वाई डैश की तरफ क्या होगा, माइनस जे कैप। तो पॉइंट बस यही है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा होगा, वाई पॉजिटिव वाई की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप होगा। नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। अच्छा, इस एग्जांपल के तौर पर देखो कि एक कार है जो जा रही है प्लस वाई एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ जा रही है एक कार, जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ। तो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे। या फिर सिंपल तरीका है इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसकी जगह मैं उसमें क्या लिखूं, 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, या 20 आई कैप, 20 आई कैप मीटर पर, ये जो 20 है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ये आई कैप ना, आई नहीं होगा, इधर है ना वाई,
तो वाई में क्या पढ़ते हैं इसे, जे, तो ये होगा 20 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो इसी जे कैप से हमें पता चलेगा कि ये किधर की तरफ है, वाई की तरफ है। अब कोई कार इधर जा रही होगी, इसका स्पीड होगा 30 मीटर पर सेकंड। अब इसे मैं एक्स वाई, इसमें आई जे के में ऐसे कैसे बताऊं शॉर्टकट में, तो मैं कहूंगा जो वेलोसिटी है वो कितना है 30, अब ये डायरेक्शन क्या है आई कैप मीटर पर सेकंड, ऐसे बात समझ आई। तो ये आई जे, और तीसरी एक क्वांटिटी होती है के। तो जो के है वो किसको बता रही है, जेड एक्सिस को। इधर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो के कैप, और नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप। बात समझ आई, आई जे और के। तो अब फिर ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है मुझे लोकेट करना है और पता करना है कि 2 आई कैप 3 जे कैप ये है क्या। अच्छा बताओ, अगर बेटा कोई कार इधर जा रही होगी तो वो जा रही है वाई एक्सिस पे, वो जा रही है जे कैप पर, उसका डायरेक्शन जे कैप है, पता है ठीक है। एक कार इधर जा रही है उसका डायरेक्शन आई कैप है। लेकिन अगर कोई कार ऐसे जा रही हो तब, अब वो आई में भी जा रही है और जे में भी। जैसे कार यहां थी तो आई और जे दोनों जीरो था, लेकिन जब यहां आई तो कुछ आई पे भी चली और वाई पे भी, फिर यहां आई तो आई पे भी चली और वाई पे, मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पे जा रही है ये कार। तो जो इसका स्पीड होगा वो आई एक्स एक्सिस पर भी होगा और वाई एक्सिस पर भी होगा। तो मैं कह रहा हूं ए वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, अभी वो वेक्टर यहां है, उसका डायरेक्शन ही मैंने इसे बता दिया। अब कैसे लोकेट करोगे, तो कोऑर्डिनेट बनाओ, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई, 2 आई कैप, यानी कि आई कैप क्या बता रहा है पॉजिटिव एक्स, आई कैप क्या बता रहा है पॉजिटिव एक्स, और पॉजिटिव एक्स पे कितना है 2, 1 और 2, ये आ गया। तो 2 आई कैप, फिर y पॉजिटिव y, जे कैप की इसको बता रहा है पॉजिटिव y, पॉजिटिव y पे कितना है 1 2 3, ये आ गया पॉजिटिव y। तो ये हमारा जो वेक्टर है वो 2 i पे 2 और j पे 3। अब ये पॉइंट कहां होगा, तो ये पॉइंट यहां होगा। अब ये पॉइंट यहां है तो ये वेक्टर किधर की तरफ है, तो ये तो ओरिजिन है ना, हम तो यहीं से देख रहे हैं, और वो यहां है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन ये होगा। तो वेक्टर इतना है और उसका डायरेक्शन ये। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आपको, क्या करोगे, अब ये ट्रायंगल देखो, हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें, ये हमेशा क्या होगा जो वेक्टर है तुम्हारा हाइपोटेनस, तो ये तुम्हारी बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितनी है 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का। और डायरेक्शन तो हमने शो करी थी कि इधर की तरफ है। ये डायरेक्शन आपने कैसे शो करी, जब आपने इसे इस तरह लिखा आई कैप और जे कैप। बात समझ आई। कोई भी वेक्टर होगा, अगर सपोज आपका कोई बी वेक्टर है जिसका वैल्यू है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बताओ कि ये वेक्टर कहां है। ये तो हमारा ए वेक्टर था, ये वेक्टर किधर है। अब आई कैप पे कितना है -2, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 है माइनस आई की तरफ, ये माइनस इधर ले जाएं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 माइनस आई कैप और प्लस की 3। बी वेक्टर को हमें यहां पे शो करना था, तो -2 आई कैप है तो माइनस इधर आ गया, तो 2 माइनस आई कैप, यानी कि माइनस आई क्या होगी नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है, तो माइनस आई की तरफ कितना चलना है 2 1 और 2, और ये प्लस वाई की डायरेक्शन है, इस पे कितना चलना है 3 1 2 3। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये कहां पे आ जाएगा यहां। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा हमारा किसका बी वेक्टर का। बात समझ आई। तो कोई वेक्टर आई जे और के कैप की फॉर्मेशन में है तो एक्चुअली में आई जे के क्या है, एक पॉइंट है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे हम निकाल सकते हैं, और उस पॉइंट को आप लोकेट करो, ओरिजिन से वहां तक एक लाइन खींचो, वो लाइन की जो डायरेक्शन होगी वही उस वेक्टर का डायरेक्शन, उस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा वही उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस वेक्टर से देखो आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। अब वैसे यहां पे देखो ये क्या है आपका यहाँ पे 2 और ये क्या है 3, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे निकलेगा कि आई पे जो है, आई के पहले जो है जो भी लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे के से पहले जो लिखा है
इसका स्क्वायर और इस सारे का रूट हम करेंगे तो उसी वेक्टर का क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या ये सारी चीजें समझ आई कि वेक्टर आई जे की में कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें कैसे निकालना है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड है इनटू में डायरेक्शन है। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड है। अब मुझे निकालना है ए कैप, यानी कि ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, इस ए का यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसमें केवल डायरेक्शन हो। तो मुझे अगर इन दोनों से निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, डिवाइड कर दो। इससे इसको क्या करूं मैं, डिवाइड कर दूं। देखो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हुए, कितना आया 1, तो मैग्नीट्यूड कितना बचा 1 और केवल क्या बची डायरेक्शन, तो 1 इंटू डायरेक्शन। तो ए कैप का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए कैप का फॉर्मूला यानी कि ए यूनिट वेक्टर, ए का जो यूनिट वेक्टर उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये इसका फॉर्मूला, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर है ना, कि उसका उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और वो सिंपल भी है क्योंकि इस वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन और इसके मोड का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड। तो इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट के 1 आ गया और केवल क्या बची डायरेक्शन, तो कह सकते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब फिर मैं ले रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि ए वेक्टर हमारा है जिसका एक ये है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये एक वेक्टर है। हमें ये बताना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। क्या क्या चीजें निकालनी है, फाइंड मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा और उसके डायरेक्शन को ग्राफिकली समझाओ। अब 1 बाय 1 धीरे धीरे समझेंगे। तो हमें ये पता है, देखो ये ए वेक्टर है और ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और समथिंग के भी हो सकती थी। तो इसका मतलब बस यही है कि जिस टाइम पे हम ए को देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ भी है ना, तो वो जो है वो कहाँ है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर देखोगे तो 3 पर और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर देखोगे तो 4 पर, उस जगह 3 और 4 पॉइंट जहां होगा एक्स वाई का वहां ये वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू, अब आई के पहले जो लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस जे से पहले जो लिखा है 4 का स्क्वायर। अच्छा ये कितना आया 9 प्लस 16 25, जो कितना आ गया 5। तो 5 क्या आया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा ए कैप, जिसका फॉर्मूला क्या होगा ए वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब जो हमारा ए वेक्टर है ए कैप दैट इज इक्वल टू, ए वेक्टर हमारा क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, और अब डिवाइड करोगे, ये तो ए वेक्टर हो गया और डिवाइड में क्या है इसका मैग्नीट्यूड जो कितना है 5। तो जो हमारा ए कैप है ये हमारा आ गया 3i कैप डिवाइड बाई 5 प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा क्या है यूनिट वेक्टर। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफिकल तरीके से बताना है। एक्स और वाई है ना इसमें, तो हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया यहाँ पे एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब एक्स पर कितना है ये 3, तो 1 2 3 पॉजिटिव एक्स पर कितना है 3 है।
नेक्स्ट पॉजिटिव वाई पर, जे कैप है ना यहाँ, तो पॉजिटिव वाई पर कितना है 4, 1 2 3 और 4। तो ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ होगा, ये लगभग यहां होगा। अब इस पॉइंट पे ओरिजिन यहाँ है, हम तो यहीं से देखते हैं ना सारी चीजें, तो मैं यहां से यहां तक इस तरह का एक एरो लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डायरेक्शन कह रहा भाई इधर की तरफ है। किधर है ये वेक्टर, इस साइड है। बात समझ आई? तो ये ग्राफिकली हमने बता दिया कि इस साइड है, ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4, तो यही पॉइंट है। अगर मैं आपसे इसे कोऑर्डिनेट बना के पूछ लूं, मैं कहूं कि कोई वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ये पॉइंट है 2 -2 और ये पॉइंट हमारा है 3, ठीक है, तो अब इससे वेक्टर बनाओ। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन है नया कि आप इससे क्या बनाओ, एक वेक्टर। अब x पे कितना है -2, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि जो हमारा ये a वेक्टर होगा ये होगा -2 i कैप और प्लस के 3g कैप। तो इससे वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर से ये हो जाएगा। ये चीजें ग्राफिकली हमें अच्छे समझ आ गई, डायरेक्शन कैसे लोकेट करें। दूसरा मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे आराम से, और फिर मैग्नीट्यूड से क्या निकाल लोगे, उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया? यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? आगे देख, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ ए वेक्टर है। अब ये है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। तब यूनिट वेक्टर जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, ए कैप दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे पहले। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट, अब आई से पहले जो भी लिखा है इसका स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर, प्लस जे से पहले जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस के 4 का स्क्वायर, फिर प्लस ही आएगा यहाँ पे। आप कहोगे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, नहीं, प्लस जो भी के से पहले है, तो के से पहले क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, इस तरह ब्रैकेट बंद करके आपको, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे -2 का स्क्वायर, यहां प्लस ही आएगा चाहे यहां प्लस हो या माइनस। बात समझ आई? तब इसका मैं अब कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ गया, 9 + 16 + 4 कितना हो गया, अंडर रूट 29। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। हाँ माइनस, अब -2 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहां प्लस है ही, ठीक है, तो सारी जगह पे माइनस होंगे ना, तब भी सारे क्या हो चुके होंगे, प्लस, क्योंकि स्क्वायर तो माइनस को भी प्लस ही कर देगा। चलो नेक्स्ट, अब इसका यूनिट ये कैप निकालने, तो ए का जो कैप होगा वो ए वेक्टर, वेक्टर कितना है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 29। तो यही है, वैसे तो ये भी अगर मैं इसे यहां भी छोड़ दूं तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे लिख दो 3i कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 29 प्लस 4j कैप डिवाइड बाई रूट 29 माइनस 2k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 29। तो ये जो है हाँ के कैप, ए कैप, जी क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। हाँ रूट की वैल्यू निकालना कोई जरूरी नहीं है, फाइनली आपसे कुछ पूछ रहा होगा, कोई कैलकुलेशन होगी तो वहां शायद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। अब नाम से ही फटाफट हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर क्या है, जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। डायरेक्शन भी यही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम उसे कह सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्यों? अब एक कार इधर जा रही है 20 की स्पीड से, तो मैं वही कार इधर बताऊंगा तो कैसे बताऊं, -20, यही तो है वेक्टर में। तो ये क्या हुआ, इसका केवल नेगेटिव ही तो हुआ, तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। तो उसे क्या कहेंगे कि ये दूसरे, एक दूसरे जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, ये एक दूसरे क्या है,
नेगेटिव है, कि बस एक माइनस का साइन लगा दो किसी में भी तो वो उसके बराबर हो जाएगा। दोनों क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। ऐसे तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी कि जैसे ये हमारा हो गया ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, बी वेक्टर के, और डायरेक्शन सेम, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, सेम। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, जैसे ये हमारा हो गया ए वेक्टर और ये इधर की तरफ हो गया बी वेक्टर, डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट है ना। तो लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, वे सेम है, कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मतलब, को मतलब होता है सेम, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट है ना, और वेक्टर यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम, जिनका ओरिजिन उसी जगह से हुआ हो। जैसे इस पॉइंट से यहां से एक वेक्टर इधर गया, ए वेक्टर इसी पॉइंट से एक इधर वेक्टर गया, बी वेक्टर एक इधर गया, सी वेक्टर, तो ये सारे के सारे क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर है। सबका जो इनिशियल है, जो इनिशियल पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, सेम है, तो ये कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। हाँ, तो उस ग्राफिकली तो मैंने बता ही दिया, और आप ऐसे कैसे बताओगे उसके लिए आगे चलेंगे, है ना, धीरे धीरे समझोगे। पहले ज्योमेट्रिकल मेथड से ही हमें सब चीजें समझनी, उसके बाद एनालिटिकल मेथड में आते हैं। एनालिटिकल मेथड जब आप वेक्टर का पढ़ोगे तो आप उसमें डायरेक्शन बताओगे, इतना डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप बताओगे एंगल से। सपोज आपको डायरेक्शन किसकी पता है, एक्स एक्सिस की, तो आप बताओगे कि एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस की तरफ 30 डिग्री पे है, एक्स से वाई की तरफ कितना चलोगे, 30 डिग्री, वहां ये वेक्टर है, ऐसे एंगल से आप बताओ। बात आई समझ में, तो धीरे धीरे हम चलेंगे, अभी केवल ज्योमेट्री में इतना ही समझो जितना चल रहा है ना। तो अब कोलिनियर वेक्टर क्या है, जो सेम लाइन पे हो, जैसे ये हमारा हो गया ए वेक्टर और इसी लाइन पे क्या है, बी वेक्टर, तो कोलिनियर है, यानी कि सेम लाइन पे बहुत सारे वेक्टर हो, दे आर कोलिनियर, है ना। अब इनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, देखो नाम में ही क्या है, कोलिनियर, यानी कि लाइन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी सेम लाइन पे हो। अच्छा, अगर अपोजिट भी होंगे ये भी कोलिनियर ही है, अगर एक वेक्टर और है इधर की तरफ सी वेक्टर, तो अब ये तीन, अब भी तीनों क्या है, ये कोलिनियर, एक ही लाइन पे है, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पर हो, जिनका प्लेन क्या हो, सेम हो, है ना। प्लेन मतलब जैसे कि ये प्लेन है, ये एक है ना, ये जो दीवार है एक प्लेन है, ये फ्लोर जो है वो एक प्लेन है ना, तो प्लेन होता है, ये दो कोऑर्डिनेट के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन। चलो नेक्स्ट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब पोजीशन, कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमें बताना है, हमने कहा कि बताओ वहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी खड़ी है या वहां कोई बाइक है, बताओ कि वो जो गाड़ी है या वो बाइक है वो कहाँ है, यानी कि आपको क्या बताना है, उसका पोजीशन। तो आप उसका पोजीशन तभी बता पाओगे जब आपको अपना ओरिजिन पता हो, कहां से देख रही हो। अब एक गाड़ी है मेरे से 20 मीटर दूर है और इधर की तरफ है, लेकिन और एक बच्चा है जो वहां बैठा हुआ है, उससे वो गाड़ी अलग पोजीशन पे है, उसका डायरेक्शन भी अलग है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, एक फिक्स ओरिजिन हो। तो अब किसी भी वेक्टर की आप पोजीशन बताओगे तो कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है, और कोऑर्डिनेट से ही हमें पता चलता है कि ओरिजिन कहाँ है। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे इस तरह के, एक्स और वाई। तो ये एक वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर है, और ये जो एक वेक्टर हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रही है इस तरह, ये हमारा क्या होगा, ये है पोजीशन वेक्टर, ये ए की इस पोजीशन को बता रहा है, ए वेक्टर की पोजीशन को बता रहा है, ये हमारा है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। या आप इसे कह दो कि ये जो पॉइंट है यहां हमारा ए वेक्टर है, और ये जो है ये क्या बता रही है, एक्सिस, ये पोजीशन बता रही है। तो पोजीशन वेक्टर को सपोज हमने कहा आर वेक्टर, ऐसा पोजीशन वेक्टर को क्या कहा हमने,
आर वेक्टर। सो इस ए वेक्टर की जो पोजीशन बता रहा है वो क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर है जिसका नाम क्या होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो अब यहां दो पॉइंट है। अब सपोज इस पॉइंट को मैंने कहा P, इस पॉइंट को कहा Q। अब इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन कौन बता रहा है? इस P पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ये, Q पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ये। तो ये जो है ये पोजीशन बता रहा है P पॉइंट की, इसे हमने कहा R1 वेक्टर, इसको हमने कहा R2 वेक्टर। अब ये तो पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से इस तरह जा रहे होंगे, ओरिजिन से निकल रहे होंगे और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे होंगे भाई यहां पे है। ठीक है, अब एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टकट। तो ये जो वेक्टर है ये दिखा रहा है इधर से इधर की तरफ, ये जो यहां से यहां तक, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है R1 से R2 की तरफ, तो इसे हम लिखेंगे R12 वेक्टर। तो ये R12 वेक्टर, ये जो R1 वेक्टर है ये भी हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, और R2 भी क्या है पोजीशन वेक्टर। लेकिन R12 क्या है हमारा? R12 हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वो इन दोनों पॉइंट्स का शॉर्टकट बता रहा है। ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये शॉर्टकट है, ये स्मॉल पाथ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस, हाँ P कोई पॉइंट है। अब यहां पे A क्या है? कोई वेक्टर है। तो किसी वेक्टर का कोई ओरिजिन से पूछ रहा हो कि बताओ क्या पोजीशन है, किसी पॉइंट का पोजीशन पूछ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। बात यही है कि कहीं भी कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर कोई वेक्टर है या साधारण कोई पॉइंट है कुछ रखा है, उसका पोजीशन जो बताएगा ओरिजिन से जो डायरेक्शन जारी होगी वो क्या है पोजीशन वेक्टर। और दो पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टकट पाथ है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वैसा ही है ए वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो बता रहा हो डायरेक्शन के साथ, वो पोजीशन वेक्टर है। किसके विद रेस्पेक्ट टू, किसकी रेस्पेक्ट में ओरिजिन, कि भाई ओरिजिन से कहां है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए वेक्टर इन विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कहां से कहां तक शिफ्ट की। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, पहले उसका पोजीशन वेक्टर ये था, अब उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो अब जो चेंज आया पोजीशन में वो ये आया, ये जो पाथ है यही क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर को पहले हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, सारे तरीके देखेंगे ऐड करने के, कितने कितने तरीके हैं, क्या क्या रूल है ना। और फिर ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई, ये दोनों चीजें। ठीक, तो एडिशन ऑफ वेक्टर कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है और दूसरा एनालिटिकल मेथड है। ठीक, ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड हमें ज्योमेट्री से बता रहा होगा कि आप ऐसे साइन लगा के ज्योमेट्री से बना के फिगर बना के बताओ कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दो वेक्टर को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो कितना है, कैसे है, तो उस पर ग्राफ पे बताओ। एक एनालिटिकल मेथड है जो बताएगा कि वैल्यू क्या होगी, इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और उससे उसका ग्राफ। ठीक, चलो अब दो मेथड है एडिशन के, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल। तो ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं सिंपल है। देखो हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहां कहीं भी कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है हमारे पास। हमें क्या करना है ऐड करना है। क्वेश्चन है ऐड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या करो, इनको ऐड करो ज्योमेट्रिकल तरीके से। कैसे ऐड करेंगे? रूल क्या है, आप ए वेक्टर को लेकर आओ, डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, इसका ये डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन रखते हुए मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, डायरेक्शन क्या रखूं, यही से, मतलब मैं इसको ए वेक्टर को यहां लेकर आ सकता हूं, यहां लेके जा सकता हूं, पीछे कर सकता हूं, लेकिन क्या नहीं कर सकता इसके डायरेक्शन को
चेंज नहीं कर सकता, इसके पैरेलल रखूंगा यूं। पॉइंट समझ आया? तो इसी के पैरेलल में इस वेक्टर को कहां लेके आता हूं, यहां पे, और यहां फॉर्म करता हूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसके जस्ट पैरेलल यहां पे ये ए वेक्टर फॉर्म कर दिया। अब इस बी वेक्टर को भी वैसे ही लेके जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ए वेक्टर पर बी वेक्टर लेके जाना है कुछ इस तरीके से कि ए वेक्टर के हेड पर क्या है, बी वेक्टर की टेल। ए वेक्टर के हेड पर क्या रखना है, बी वेक्टर की टेल रखनी है। तो अब इस वेक्टर को मुझे इधर खिसकाना ऐसे पैरेलल पैरेलल। तो इस वेक्टर की टेल अब यहां लेके आता हूं, तो इसकी टेल मुझे यहां रखनी है, डायरेक्शन इसकी चेंज करनी नहीं। तो मैं कैसे खींचू वेक्टर को, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया ए वेक्टर, देखो डायरेक्शन हमने वही रखी, ये था, ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। लेकिन जब मैं बी को यहां लेकर आया तो ए की हेड पे इसकी टेल रखी, तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर ये दोनों ऐसे आ गए। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, क्या करेंगे, तो ऐड करने के लिए अब एक तीसरा वेक्टर बनाओगे इनके बीच में, और उस तीसरे वेक्टर को जो आप फॉर्म करोगे उस वेक्टर की टेल पर टेल होनी चाहिए और हेड पर हेड। तो टेल पर टेल और हेड पर हेड रखते हुए मैं एक नया वेक्टर बनाता हूं, और यही वेक्टर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जिस जो होगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर का कैसे निकलेगा ज्योमेट्रिकली, कि आप ए वेक्टर लेके आओ, फिर उस ए वेक्टर के हेड पर क्या रखो, बी का टेल रखो, और फिर टेल से टेल और हेड से हेड ज्वाइन करते हुए एक नया वेक्टर आप फॉर्म कर दो। तो वो जो नया वेक्टर होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर है? तो वैसे ही कुछ इसमें बताया है, इट स्टेट्स दैट द वेक्टर्स टू बी एडिड, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है, आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से कोइंसाइड करना है, और इसके लिए आप उन्हें अरेंज करोगे। अरेंज दैट मींस इस वेक्टर को मैं कहीं भी लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन चेंज करे बिना, है ना। तो मैंने ये डायरेक्शन यही रखी और इसे यहां रख दिया, इसका डायरेक्शन यही रखा और इसका टेल इसके हेड पर रख दिया। इस तरीके से कह रहा है, whose head coincide with the tail of third vector, है ना। अच्छा, फिर coincide with the tail of second, अब whose head coincide with the tail of third vector and so on, then the single vector drawn from the tail of first vector to the head of last vector represents the resultant vector। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे वेक्टर हो, सपोज बहुत सारे वेक्टर हैं ए बी सी डी, अब मैंने ए वेक्टर लिखा, अब ए वेक्टर के हेड पे क्या लगाया, बी वेक्टर की टेल, फिर बी वेक्टर के हेड पे क्या लगाया, सी वेक्टर की टेल, फिर सी वेक्टर के हेड पे क्या लगाया, डी वेक्टर की टेल, और मेरी वेक्टर खत्म हो गई। और फिर अब लास्ट में एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसको फर्स्ट वेक्टर का टेल पर तो उसकी टेल हो और लास्ट वेक्टर के हेड पर उसका हेड हो, तो वो जो वेक्टर होगा वो उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये आर वेक्टर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बस ये क्या, बात समझ आई? ठीक, नेक्स्ट, अब इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर हम देखें, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि, या मैं लिखूं यहां एड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली अगर मुझे ऐड करना है, मेरे पास ए वेक्टर कौन सा है, ये है, और बी वेक्टर कौन सा है, ये है। तो इस बार मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा, बी इधर की तरफ है। अब क्या करें, आंसर कैसे लिखोगे, हाँ ए वेक्टर को मैं इधर ले आऊं अलग, पहले तो ए को अलग लिख लूं, ये लिख दिया मैंने, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर। अच्छा, अब ए वेक्टर के हेड पे बी का टेल, अब मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, इसे ऐसे रखना है, तो मैं यहां पे ले आया इसे, तो मैंने इसे ऐसे लिखा है ना, ये तो ज्यादा हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर, इसके टेल आ गई इसके हेड पे। अब टेल से टेल और हेड से हेड ज्वाइन करती हुई वेक्टर फॉर्म करो, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो ये इसका आंसर है। ठीक है,
तो ये ज्योमेट्रिकल तरीका होगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।